कम डियर स्टूडेंट्स, फाइनली अजय उपाध्याय, आप जानते हैं वी हैव वंस अगेन स्टार्टिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन प्रोफेशनल एथिक्स। यूनिट 1 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ख़त्म करेंगे इस पार्ट को। अगर मैं इसके जनरल सिलेबस की बात करूं तो 3 चीज़ें जिसमें डिटेल में पढ़ना है। तो पहला अगर मैं इसमें बात करूं बेटा तो इट्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन बात करनी, वैल्यू एजुकेशन की उससे पहले बात करनी है हमें, और then in the later on part we have to discuss about the happiness। ठीक है, तो सुनना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए इसके क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं तो 70 मार्क्स में आपको ये मिलेगा। बाकी फॉर्मेट 2 मार्क्स और 7 मार्क्स सेम ही है। और क्रेडिट की अगर बात करूं तो अब ये 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। स्टार्ट करेंगे, इन द लास्ट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा। सुनना जरूरी है। लिखने के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा पेपर है जिसमें आप कंफर्टेबली जब हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिखेंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील होंगे और मार्क्स इसमें आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 समझते रहिएगा, समझने से ही ये सिलेबस हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो है वीडियोस में आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि एक बार आप इसको देख लेंगे, या फिर उसके बाद में जनरली जो क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा उसको एक बार देख लेंगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। 10 फरवरी लास्ट डेडलाइन डेट बोल रहा हूँ, तब तक खत्म कर देंगे, एश्योर्ड है, उससे पहले भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या है। तो रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, बेसिकली एजुकेशन का जो रोल है वो ह्यूमन को कॉन्शियस बनाना है। कॉन्शियस की बात करूं अगर मैं तो सजगता लाना है। सजगता के दूसरा अगर सरल हिंदी में अगर मैं बात करूं बेटा तो जागरूक करना है, जिससे वो कॉन्शियसनेस में जी के अपने लिए सही फैसले ले सके। ठीक है, दूसरी बात तो पहला यही हो गया कि टू अनेबल द ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसकी बात करूं तो टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब योग्य बनाना, योग्यता, सही निर्णय को लेने की योग्यता को डेवलप करना। ठीक है, टू लिव विद डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि मानवीय व्यवहार के साथ। मानवीय व्यवहार क्या है कि हम किसी के साथ भी सरलता के साथ व्यवहार करें, हम सजग रूप से उसके साथ में किसी कार्य को करें और संबंधों में सहज रूप से रह सके। ठीक है, तो अगर जनरली बात करूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एजुकेशन, 2 मार्क्स में आता है। जब क्वेश्चन की बात करूंगा तब डिटेल में बात करूंगा कैसे पूछता है अलग अलग। तो टू अनेबल द ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूमन द कॉन्शियसनेस, यानी कि मानवीय जीवन को वो सजगता के आधार पर जीना सिखाना, और साथ ही साथ उसको कॉम्पिटेंस यानी कि उस योग्यता को डेवलप करना जिससे कि प्रॉपर ह्यूमन कंडक्ट को समझ सकें। ये चीज़ें डेवलप कैसे होती हैं, अगर कोई मानवीय व्यवहार है तो उम्मीद करते हैं कि वो सही समझ हो, जिसको हम बोलते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इन द सेल्फ यानी कि स्वयं में समझने की ठीक ठीक योग्यता को डेवलप करना। ठीक है, संबंधों में परिपूर्ण रूप से जीना, यानी कि संबंधों का निर्वहन को ठीक ठीक कर लेना। एंड फिजिकल फैसिलिटी विद द रेस्ट ऑफ द नेचर, यानी कि जो प्रकृति है, अगर मैं 4 ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन है जो सेल्फ में है, स्वयं में है। ठीक है, दूसरा किस में रहता है, वो अपने परिवार में रहता है, फैमिली में रहता है। देन अगर उसके हायर ऑर्डर की बात करूं तो सोसाइटी में रहता है, और इन द लास्ट में इन सभी चीजों का जो संपूर्ण है वो प्रकृति है। ठीक है, तो फिजिकल फैसिलिटी को समझ सके, यानी कि भौतिक सुख सुविधाएं की सही सही आवश्यकता को पहचान लेना। एनिमल कॉन्शियसनेस यानी कि जीव चेतना, और अनहैप्पीनेस। ठीक है, तो संबंधों की अगर मुख्य रूप से बात करूं तो कुछ संबंधों में जब व्यक्ति खुश नहीं रह पाता है, यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो राइट अंडरस्टैंडिंग यानी कि सही समझ, रिलेशनशिप यानी कि संबंधों का ठीक ठीक निर्वहन करना, और भौतिक सुख सुविधाओं का ठीक ठीक आकलन करने से किसी भी व्यक्ति में एक ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्पिटेंस को डेवलप करना। ठीक है, इसी में बात है कि जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग और फिजिकल फैसिलिटी की बात करते हैं, तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी यानी कि उभय, यानी कि म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों तरीके से। ठीक है, जिसमें हम आई और बॉडी दोनों को कंसीडर करते हैं। आई मतलब जो अंतर चेतना है उसकी बात करेंगे,
और बॉडी यानी कि शारीरिक सुख सुविधाओं के बारे में। म्यूचुअल हैप्पीनेस यानी कि उभय सुख, उभय सुख यानी कि म्यूचुअल हैप्पीनेस, ठीक है। तो वंस एजुकेशन स्टार्ट इन द फैमिली देन गोज इन द स्कूल कॉलेज, ठीक है। अब व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा परिवार से होती है, फिर वो स्कूल कॉलेजों में जाती है। इन्फ्लुएंस किससे है? मीडिया से है, टीवी से है, आज के समय में अगर मैं बात करूं तो सोसाइटी से है। किस तरीके से है? जो हम देखते हैं, जिसमें हम टीवी की बात कर रहे हैं, आपको अपनी चीज़ों की सही सही समझ होनी चाहिए। हम प्रभावित हैं टीवी में देखने वाली चीज़ों से, ठीक है। तो रोल ऑफ एजुकेशन या व्हाट इज द रोल ऑफ द एजुकेशन टू एनेबल द ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यानी कि मानवीय जीवन में सजगता को डेवलप करना, साथ ही साथ उसको योग्य बनाना जिससे वो एक निश्चित मानवीय व्यवहार कर सके। निश्चित मानवीय व्यवहार मतलब अनिश्चित व्यवहार क्या होता है बेटा? किसी भी जानवर की अगर मैं बात करूं, कुत्ते की अगर मैं बात करूं, तो अनिश्चित व्यवहार होता है जो बदलता रहता है, हमें पता नहीं चलता कि वो कब हमारे साथ ठीक से रहेगा या कब काट लेगा। तो मानवीय व्यवहार में हम ये मान के चलते हैं वो एक निश्चित मानवीय व्यवहार करे, ठीक है। इन सभी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए हमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों की जरूरत होती है। राइट अंडरस्टैंडिंग यानी कि सही समझ, इन द सेल्फ यानी कि स्वयं में सही समझ को डेवलप करना जिससे हम ठीक ठीक निर्णय ले सकें। साथ ही साथ संबंधों को परिपूर्ण रूप से जी लेना यानी कि म्यूचुअल हैप्पीनेस की जब हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ फिजिकल फैसिलिटी यानी कि जब हम म्यूचुअल समृद्धि की बात कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, तीनों चीज़ों के बैलेंसिंग स्थिति को लेके जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, आगे का अगर मैं देखें तो आप क्या एनिमल कॉन्शियस, एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है कि कॉन्शियसनेस नहीं है यानी कि सजगता नहीं है, ठीक है। और इन ह्यूमन फैमिली और इन ह्यूमन सोसाइटी है यानी कि पारिवारिक और सामाजिक रूप से वो पूर्ण नहीं, ठीक है। तो ह्यूमन सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो राइट अंडरस्टैंडिंग यानी कि सही समझ, सही फीलिंग्स को लेके आएंगी इन एवरी इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में अगर सही समझ का डेवलपमेंट होगा तो वही चीज़ हमारे सोसाइटी में जाएगी। सोसाइटी में जाने के साथ साथ वह फिर वो प्राकृतिक रूप से भी उसी तरीके से प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, ट्रस्ट जिसको हम बहुत अपने सामान्य जीवन में जिसका इस्तेमाल करते हैं, विश्वास का होना और ट्रस्ट की सही समझ का होना ही सही संबंधों को पूर्ण करता है, ठीक है। तो रोल ऑफ एजुकेशन की अगर मैं फाइनली बात करूं तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्वयं में तो उस योग्यता को डेवलपमेंट करना है ही है, उसके साथ साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो वैल्यू या रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज द पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर। तो एक बड़े समुदाय के रूप में उसका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो माई रोल, अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं कि माई रोल इन लिविंग विद अदर ह्यूमन बीइंग इज टू एंश्योर द फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान, किसमें? संबंधों में। अधिकतर संबंधों में सम्मान के परिपूर्ण ना होने की, खराब होने कारण भी, ठीक है। इट इज द वर्थ अंडरस्टैंडिंग, वर्थ थिंकिंग अबाउट द वर्थ डूइंग यानी कि मूल्यवान चीजों को समझना, मूल्यवान चीजों और उन संबंधों को एक मूल्यवान चीज के रूप में लेना, ठीक है। तो अगर मानव और प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो प्रकृति अपने आप में परिपूर्ण है। प्रकृति अपने आप में परिपूर्ण क्या है, इसको एक उदाहरण के तौर से समझते हैं। अगर किसी पेड़ का एक पत्ता भी खराब होने के बाद गिरता है तो जड़ में गिरता है और फिर उसको वो एक खाद के रूप में पुनः उसको संचित करने का काम करता है यानी कि उसके डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है। तो रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज टू लिव इन हार्मनी यानी कि हार्मनी का मतलब क्या है बेटा? खुशी के साथ रहना। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वो हार्मनी में रहे यानी कि खुशी के साथ रहे इन द लार्जर ऑर्डर एंड एश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट यानी कि उभय सुख की प्राप्ति, ठीक है। फॉर दिस ह्यूमन बीइंग हैज टू अंडरस्टैंड द हार्मनी एट एवरी लेवल। अगर आप सभी चीज़ों में यानी कि आप हैप्पीली रहना चाहते हैं, आप हार्मनी में रहना चाहते हैं, तो प्रत्येक लेवल पे इस चीज़ को समझना होगा। और अगर लेवल की बात करूं तो मुख्य रूप से 4 लेवल हैं। एक है सेल्फ, जो स्वयं है आप,
दूसरा क्या है, उसके बाद में आपका परिवार आता है, उसके बाद में आपकी सोसाइटी यानी कि समाज, और फिर हम कहाँ जाते हैं, जो हमारे साइकिल ऑर्डर की क्या है, प्रकृति। तो जनरली मोटा मोटा इन चीज़ों को डेवलपमेंट करना ही ह्यूमन वैल्यूज का मुख्य रोल है या रोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इंडिविजुअल में क्या है, आई हैव ए रोल विद माई सेल्फ, यानी कि मेरे पास स्वयं में एक रोल मुझे दिया गया है, एंश्योरिंग हैप्पीनेस इन द सेल्फ एंड हेल्थ इन द बॉडी। यानी कि जब मैंने कहा था कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में दो चीज़ों से मिलकर एक किसी बनता है, एक तो आई और एक बॉडी। यानी कि कुछ सुविधाएं क्या है हमारी मानसिक रूप से होती हैं, तो हम आई बोल रहा हूँ मैं, या सेल बोल, और कुछ नीड हमारी फिजिकल फैसिलिटी होती है, यानी कि शारीरिक सुख सुविधा। ठीक है, दूसरा क्या है परिवार में, कि मेरा परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, कि परिवार में मेरा क्या रोल है, और मैं रिलेशनशिप यानी कि संबंधों का ठीक ठीक निर्वहन कर सकूं। सोसाइटी यानी कि समाज, टू पार्टिसिपेट इन सोशल सिस्टम फॉर एंश्योरिंग जस्टिस, यानी कि न्याय और सुख सुविधा के साथ में समाज में रह सकूं। और अंत में आता है बेटा प्रकृति यानी कि एग्जिस्टेंस, और हमें उसकी भी जरूरतों को पूरा करना होगा। तो 4 ऑर्डर ऑफ लिविंग स्टे क्या हो गया, आई या बॉडी, उसके बाद में परिवार फैमिली, सोसाइटी और नेचर, 4 ऑर्डर ऑफ द लिविंग फॉर ए। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एजुकेशन। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज का एजुकेशन क्या है, कि व्हाट टू डू, यानी कि व्हाट आई एम, मैं क्या हूं, एंड व्हाट आई वांट टू बी। इसके पूरे बीच का एक प्रोसेस है कि मैं क्या हूं और क्या बनना चाहता हूं। एक पूरा प्रोसेस है, ये कैसे एक यात्रा का डेवलपमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग समझ से, सीखने से, और फिर उसको करने से। ठीक है, तो एक सवाल आता है कि वैल्यू और स्किल्ड बोथ रिक्वायर्ड है, यानी कि आप स्किल्ड हैं, यानी कि आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आप वैल्यूज भी हैं। तो इसका है कि बोथ आर रिक्वायर्ड, वैल्यूज एंड स्किल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो अगर ये विरोधाभासी हैं और दोनों रिक्वायर्ड हैं, तो प्राथमिकता क्या है, देन व्हाट इज द प्रायोरिटी। अगर स्किल्ड और वैल्यू एजुकेशन अगर दोनों नीडेड हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, तो प्राथमिकता क्या है। तो अगर प्राथमिकता की बात करें तो वैल्यूज, व्हाट टू डू, क्या हमें करना है, जो मैंने बोला था कि व्हाट आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो आप क्या करना चाहते हैं वो प्राथमिकता है। देन स्किल्स, हाउ टू डू, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन वो करने के साथ साथ उसको कैसे करना है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण। ठीक है, आज के समय की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन हैव बीन द स्किल्ड बेस्ड एंड देयर इज ए नीड टू मेक अ अप्रोप्रिएट चेंजेस। अगर आज की शिक्षा की बात करूं तो आपको तकनीकी शिक्षा तो भरपूर मिल रही है, लेकिन क्या उसमें वैल्यूज भी हैं, तो शायद उनकी कहीं ना कहीं अभाव है। इसीलिए आज के समय में इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में कि व्हाट आर द गाइडलाइंस या गाइडलाइन फॉर द वैल्यू एजुकेशन। तो अगर गाइडलाइन की बात करूं तो 4 गाइडलाइन मुख्य रूप से हैं। पहले यूनिवर्सल, रेशनल, वेरिफिकेशन एंड द लीडिंग टू द हार्मनी। तो यूनिवर्सल क्या है, दिस कंटेंट नीड्स टू बी यूनिवर्सल, यानी कि ये सारे समाज के लोगों को या सभी को स्वीकार होना चाहिए, एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी कि सभी मानवीय जीवन या जो भी हमारे ह्यूमन दे आर एक्सेप्टेड इट है। तो इसको कह सकता हूं कि दिस कंटेंट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल ह्यूमन, बाय ऑल ह्यूमंस एंड ट्रू एट ऑल द टाइम, और सभी जगहों पर और सभी स्थानों पर ये सत्य है। कैसे इसको मैं मान सकता हूं, ये क्या कह सकता है, सन राइज इन द ईस्ट, क्या कहा मैंने,
सनराइज इन द, ठीक है, कि सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, और सभी लोग इस बात को मानते हैं। तो ये क्या है कि दिस इज द यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल जो कंटेंट है दैट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द ह्यूमन बीइंग, यानी कि सभी मानवीय लोगों के साथ या मानवीय व्यवहार के साथ यह जस्टिफाइड है, सभी स्थानों पर है, एट ऑल द प्लेसेस, और सभी समय पर है, एट ऑल द टाइम, ठीक है। रेशनल की बात करूं तो इट्स मस्ट बी amenable to the logical reasoning and it should not be based on the blind beliefs, यानी कि तार्किक सत्य के आधार पर ये वैलिड है। और ये पुरानी, जैसे हम कहते हैं कि पूर्वजों ने ये कहा, हो सकता है कि वो कहावतें समय के अनुसार सही हो, लेकिन समय समय पर उनकी सत्यता को जांचना चाहिए और उनको जो है वो किसी भी तरीके से ब्लाइंड बिलीफ से ना हो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अंधविश्वास के तौर पर ना अपनाई। वेरिफिकेशन है, द स्टूडेंट शुड बी एबल टू वेरीफाई द वैल्यूज ऑन वंस ओन राइट, यानी कि हम स्वयं में चीज़ों का सही सही अपने लिए आकलन कर सकें। शुड नॉट बी आस्क्ड टू बिलीव जस्ट बिकॉज इट इज स्टेटेड इन द कोर्स, यानी कि एक तरीके से जो भी इस कोर्स में आपके साथ चर्चा की जाएगी वो एक प्रस्ताव है, क्या है, प्रपोजल है, ठीक है, उसको आप ब्लाइंडली ना मान लें कि जो भी इसमें कहा गया है वो ठीक है। आप स्वयं के आधार पर जांचें, यानी कि वेरीफाई करें, टेस्ट करें, सेल्फ इवेल्युएट करें और फिर उसको आपको एडॉप्ट करें, ठीक है। ये कोर्स में है इसलिए इसको ना मान लें, ठीक है। लीडिंग टू द हार्मनी, वैल्यूज हैव टू अनेबल अस टू लिव इन पीस। जब वैल्यूज एजुकेशन का डेवलपमेंट हमारे में अंदर होने लगता है तो व्हाट आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी, ये एक पूरा प्रोसेस है या एक संवाद की प्रक्रिया है जो शुरू में मेरे और आपके बीच में, उस समय के पश्चात में ये विचार और संवाद की प्रक्रिया आप में स्वयं में चलने लगेगी, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यूज आपके अंदर अनेबल हो जाएंगी या आप उसमें, तो आप एक हार्मनी स्टेट में रहने लगेंगे, यानी कि एक खुशी वाली स्टेट में रहने लगेंगे। तो वैल्यूज हैव टू अनेबल, यानी कि योग्य बना देती हैं टू लिव इन पीस, शांति में रहने के लिए, एंड हार्मनी विद अवर ओन सेल्फ एज वेल एज अदर्स, यानी कि स्वयं के साथ साथ हम दूसरों के साथ भी हार्मनी स्टेट में रहने लगे, ठीक है। तो पूरा कुल मिला के कहने का मतलब क्या था, अगर गाइडलाइन की बात करूं तो मुख्य रूप से 4 गाइडलाइन है। यूनिवर्सल, यानी कि वो कंटेंट जो ह्यूमन बीइंग के लिए सभी स्थानों पर सभी समय पर सत्य है, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। रेशनल, यानी कि मस्ट बी अमेनेबल टू द लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि तार्किक सत्यता के आधार पर या तार्किकता के आधार पर, ठीक है। इट शुड बी वेरीफाइड, किसी भी अंधविश्वास के आधार पर इस तरह के कंटेंट को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ठीक। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन या इसी के साथ साथ में इसमें ऐड कर रहा हूं सेल्फ एक्सप्लोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, क्वेश्चन में करूंगा तब आपके साथ और बताऊं। तो वट एवर इज सेड, यानी कि जो भी कहा गया, यानी कि आज आप मेरी, अगर मैं यहां पर हूं तो जो भी मैंने कहा है ये क्या है, एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है। डोंट कंसिडर इट इज ट्रू और फॉल्स, ये मत मान के चलिएगा कि ये जो बातें मैं कह रहा हूं आपको, कई बार आपको ये प्रवचन के तौर पर भी ये सब्जेक्ट लगेगा, तो जो भी मैं ये कह रहा हूं कि यह सत्य है या असत्य है, ये मत मान के चलिए। जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि वट एवर इट इज द प्रपोजल, डोंट एज्यूम इट इज ट्रू और फॉल्स, वेरीफाई इट, इसकी आप स्वयं के आधार पर जांच करें, स्वयं के आधार पर जांच करें, और अगर ये प्राकृतिक रूप से या सहजता के साथ आपको स्वीकार है, सहजता या प्रकृति के तौर पर अगर ये आपको स्वीकार है तब आप इसको अपनाएं, ठीक है। जो भी कहा गया है वो एक प्रस्ताव है, उसको सही या गलत नहीं मानना है। वी हैव टू इवेल्युएट या वेरीफाई ऑन अवर राइट ऑन थिंकिंग, देन वी हैव टू नेचुरली एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे मैंने कहा इट इज ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग, ये एक संवाद की प्रक्रिया है,
सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक संवाद की प्रक्रिया है बेटा, जो आपके और मेरे बीच में होगी। डायलॉग बिटवीन मी एंड यू टू स्टार्ट विथ, शुरुआती तौर में, और धीरे धीरे जैसे ये संवाद की प्रक्रिया चलती रहेगी, इट विल बी द डायलॉग विद इन योर सेल्फ, यानी कि आप में स्वयं में ये विचारों की प्रक्रिया चलने लगी। ठीक है, इसमें व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, बस यही एक पूरी जर्नी की प्रक्रिया को ही वैल्यू एजुकेशन या प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहा गया है कि व्हाट यू आर या व्हाट यू रियली वांट टू बी, आप क्या हैं और वास्तविक तौर पर आप क्या बनना चाहते हैं, जो आपको सहजता के साथ नेचुरली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, द पर्पज ऑफ दिस कंटेंट इज दिस वन, कि ये डायलॉग और संवाद की, ठीक है। एनालिसिस की अगर मैं बात करूं आज के समय की, अगर मैं आज की आपकी स्थिति की बात करूं, तो लिटिल इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी कि कहीं ना कहीं सीखने में आपको कम रुचि है। एंड श्योर ऑफ व्हाट दे विश टू डू इन लाइफ इवन इन द प्राइमरी इंस्टीट्यूट, यानी कि जो ये कोर्स को लाया गया है वो यही है कि आप कहीं पर भी हों, कहीं भी हों, कहीं ना कहीं आज के समय में सीख जो ललकता है उसमें कमी पाई गई। कुछ प्रेशर्स हैं, पेरेंट्स हैं, पीयर्स हैं, टीवी है, टेलीविजन, सोशल मीडिया, ये कुछ कारण हैं जिनसे प्रभाव। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि अदर एक्सेप्ट ऑफ द लाइफ इंक्लूडिंग रिलेशनशिप इन फैमिली एंड वर्क प्लेस, यानी कि जो आपके अदर इसकी हमें नीड है, या अगर प्लेसेस को करें हम, तो जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं या जो हम परिवार के साथ जिन संबंधों में रह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, समाज एंड पब्लिक गुड रिमेन नेग्लेक्टेड, यानी कि इन सब चीज़ों को हम कहीं ना कहीं छोड़ करके चल रहे हैं और जो हमारे स्किल डेवलप्ड हैं उनका मिसयूज कर। अब ये बात आती है कि सर हमने तो बचपन में नैतिक शिक्षा भी पढ़ी थी, तो क्या नैतिक शिक्षा और वैल्यू एजुकेशन एक ही बात है? देखिए, नैतिक शिक्षा में जो बात थी, जिसको हमने मॉरल एजुकेशन बोला है, उसमें सीधा सीधा हमें सिखाया गया क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये मत करिए, ये ठीक नहीं है, और ये करिए, ये ठीक है। वो कहाँ से था डू एंड डू नॉट? वो प्री कंडीशनिंग था और एज्यूम बेस्ड था कि ऐसा करना गलत होता है। कुछ बाहरी, या हम कहें कि कुछ जो हमारे एमिनियंट स्पीकर हैं या एनिमियंट थिंकर हैं, उनकी सोच से ये प्रभावित था। ठीक है, तो ये हमारा जनरली वैल्यू एजुकेशन और सॉरी मॉरल एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन में मैंने आपको बताया कि एक संवाद की प्रक्रिया है आपके और अपने बीच में, जो भी कह रहा हूँ वो सत्य और असत्य नहीं मानना है, उसको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, समझना है और जानना है, स्वयं को मोटिवेट करके सेल्फ ऑर्गेनाइज और स्वयं को डिसिप्लिन करना है, यानी कि स्वयं को स्थापित करना है। ठीक है, तो ये डू एंड डू नॉट कंडीशन नहीं है, ये एक प्रपोजल फॉर्म है, एक प्रस्ताव की फॉर्म है, इसका आकलन आपको स्वयं के आधार पर करना है। ये जनरल सा डिफरेंस है वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन। ठीक है, तो द डायलॉग बिटवीन विद इन अस, कि हमारे बीच में क्या डायलॉग है, तो व्हाट आई रियली वांट टू बी। ठीक है, व्हाट आई रियली वांट टू बी, क्या मेरी डिजायर्स हैं, थॉट्स हैं और एक्सपेक्टेशन है मेरी योग्यता के आधार पर। ठीक है, तो ये एक, तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात कर रहा था, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। जब क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा इस यूनिट के लास्ट में, यूनिट वाइज ही चलेंगे, तो ये मुख्य रूप से आपके पेपरों में आएगा बेटा। तो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी कि स्वयं का उत्थान के बारे में अगर हम बात करें, तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन मी एंड यू टू बिगिन विद। वही बात है कि शुरुआत में मेरे और आपके बीच बात की प्रक्रिया है और कुछ समय के बाद ये आप में चले। देन नेचुरली एक्सेप्टेंसेज और व्हाट यू रियली वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं वो आपका एक नेचुरली एक्सेप्टेड होगा। तो इन ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सबसे पहला क्या है, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में आपको स्वयं के आधार पर ही जांच करनी है और स्वयं के आधार पर भी अपना इवेल्युएशन। ठीक है, एंड उसको नेचुरली आपको वो एक्सेप्टेड हो, तभी आप इसको कर पाएंगे।
इन प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन यानी कि जानने की प्रक्रिया में, स्वयं को जानने की प्रक्रिया में जो संबंध हैं या किसी और के साथ हैं या किसी एक यूनिट में हैं आप, तो ह्यूमन कंडक्ट एंड लिव अकॉर्डिंग टू इट, यानी कि मानवीय आचरण या एक निश्चित मानवीय आचरण के साथ जीने की प्रक्रिया, निश्चित मानवीय आचरण के साथ जीने की प्रक्रिया। सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद इन, यानी कि स्वयं में, लिविंग इन हार्मनी विद अदर्स। हार्मनी का मतलब यहाँ पर है बेटा खुशी खुशी रहना या हैप्पीली रहना, हैप्पीनेस से यहाँ पर बात हो रही है। एंड लिविंग इन हार्मनी विद एंटायर एग्जिस्टेंस, यानी कि इस पूरे प्राकृतिक या इस साइकिल में हैप्पीली रहना। ठीक है। तो कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? सबसे पहले इच्छाएं, लक्ष्य क्या है हमारा, पर्पज क्या है, और हमारी क्या मूल रूप से उसकी बेसिक ह्यूमन रिलेशंस हैं, और उनको हमें अचीव कैसे करना, व्हाट एंड हाउ। ठीक, वही बात है, एम, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, व्हाट आई वांट टू बी एंड हाउ टू अचीव। ठीक है। पहली का है डोंट एज्यूम इट्स ट्रू और फॉल्स, वेरीफाइड एंड evaluate, then naturally accept। ठीक, प्रपोजल, वेरीफाई बेस्ड ऑन योर ओन नेचुरल एक्सेप्टेंस। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, यानी कि आपको स्वयं में प्रयोगात्मक रूप से अब जो सीखना होगा। बिहेवियर विद ह्यूमन बींग्स एंड वर्क ऑन द रेस्ट ऑफ द। हाँ, तो बेटा यूनिट 1 में ही अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है हैप्पीनेस और अनहैप्पी। तो मतलब आप सभी लोग जानते हैं हैप्पीनेस मतलब क्या है कि खुशी की अवस्था, और अनहैप्पी मतलब अगर कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो दुख। ठीक है। तो द स्टेट और सिचुएशन, यानी कि वह स्थिति जिसमें हम रहते हैं। ठीक है। इफ देर इज ए हार्मनी या सिनर्जी, दोनों एक ही वर्ड है, देन इट इज नेचुरली एक्सेप्टेड टू मी टू इन द सिचुएशन, यानी कि वो स्थिति जिसमें मैं सहज रूप से उस स्थिति को स्वीकार कर पा रहा हूं, वह स्थिति आपकी हैप्पीनेस के। ठीक है। इस हार्मनी में जब हम होते हैं तो कहते हैं कि खुश मिजाज स्वभाव है हमारा। और अगर अनहैप्पीनेस की बात करें तो द स्टेट और सिचुएशन इन विच वी लिव, यानी कि वो स्थिति जब हम उस स्थिति में रहते हैं कि जब हम डिसहार्मनी में होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि हमारा अंदर के ही विचारों में क्या है, विरोधाभास चलता है। विचारों में विरोधाभास की स्थिति जब हमारे पास में आ जाती है, यानी कि हम कॉन्ट्राडिक्शन में होते हैं, देन इट इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल, यानी कि टू मी, यानी कि हम नहीं रहना चाहते। द स्टेट और दैट सिचुएशन इज नॉन एज टू बी अनहैप्पी। ठीक है। आप ऐसे समझिएगा कोई आपका दोस्त था, घनिष्ठ मित्र था, उसने आपके मन को दुखी कर दिया। उस स्थिति में वो स्टेट है आपके माइंड की डिसहार्मनी स्टेट में आप हैं, तो वो आपको सहज रूप से स्वीकार नहीं है, यानी कि दैट इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेड टू यू। तो दैट इज द स्टेट और सिचुएशन जब आप डिसहार्मनी में चले जाते हैं। हार्मनी का मतलब है सीधा सीधा खुशी की अवस्था। जब आप कह देते हैं कई बार कि मैं मन से खुश हूं, तो जब खुशी की अवस्था या आप डिसहार्मनी में चले जाते हैं तो उस स्टेट में हम अनहैप्पीनेस को कहते हैं। टू बी फोर्स टू बी इन द स्टेट ऑफ डिसहार्मनी, यानी कि अनहैप्पीनेस और डिसहार्मनी लगभग दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है। तो नेचुरल सी बात यही है कि हार्मनी क्या है बेटा, कि वह स्थिति जो आपको नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से स्वीकार्य है। जब आप खुशी स्थिति में होते हैं या आपका मन खुशी स्थिति में होता है तो वो आपको सहज रूप से स्वीकार होता है और आप उस स्टेट में एक लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं। ठीक है।
तो ये बात हो गई थी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस की, ठीक है। वही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, यदि आप खुश हैं या आप हार्मनी स्टेट में हैं, तो आप मुझे बताइए, ये तो बात वही है, द स्टेट इज देयर इज ए हार्मनी द नेचुरली एक्सेप्ट। आप क्या हम कभी कभी खुश होना चाहते हैं या हर समय खुश होना, ठीक है, एक सवाल है। तो कोई भी कहेगा कि सर मैं तो हर समय ही खुश रहना चाहता हूं, यानी कि हैप्पीनेस शुड बी कंटिन्यूएशन, यानी कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, इन विच आई लिव और एक्सपेंस ऑफ माई बीइंग इंडिविजुअल, यानी कि स्वयं में, आप स्वयं में खुश रहना चाहते हैं और एक परिवार में भी आप खुश जो है खुशी खुशी रहना चाहते हैं, साथ ही साथ समाज, और इस चारों आयाम की अगर मैं बात करूं तो प्रकृति में, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्डर के 4 पार्ट हैं। पहला है आप सेल्फ हैं, इंडिविजुअल, आप खुश रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा दायरा है, पहले मैं खुद हूं और फिर मेरा परिवार है, परिवार के साथ साथ मेरा समाज है, और लार्जर ऑर्डर, लार्जर ऑर्डर क्या है मेरा, नेचर, यानी कि प्रकृति, ठीक है। तो एज ए यूनिट इन नेचर, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, फैमिली एंड इंडिविजुअल, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि जब आप लोग खुश रहना चाहते हैं तो हम निरंतर ही खुश रहना चाहते हैं, या ऐसा होता है बेटा कभी कभी कि बस मुझे 10 मिनट के लिए खुश होना है फिर मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। जब हम खुशी या हार्मनी की स्टेट में रहना चाहते हैं तो हम कंटिन्यूअसली खुश रहना चाहते हैं। तो हार्मनी एट ऑल लेवल ऑफ द बीइंग इज हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, या एग्जिस्टेंस, यानी कि हमारे प्रकृति में उसका एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हार्मनी, और दूसरी हम क्या चाहते हैं, कंटिन्यूटी, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हम थोड़े टाइम के लिए खुश हो जाएं फिर दुखी हो जाएं, फिर खुश हो जाएं फिर दुखी हो जाएं। प्राकृतिक रूप से जो सहज स्वीकार्य है हमें, वो क्या है कि हम लगातार खुश रहना चाहते हैं, हम हार्मनी की स्टेट में रहना चाहते हैं, ठीक है। टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंड ऑफ हार्मनी, यानी कि समझने की या इस स्थिति को ठीक ठीक समझने की 4 स्टेज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो उसी के लिए हमारा जो है ये प्रपोजल है या प्रस्ताव है, वो कैसे आएगा, सही सही समझ से, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग। देखिए, सही समझ, विषयों की सही समझ। दूसरा मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, यानी कि सामने वाला, हम कब ज़्यादा सबसे ज़्यादा अनहैप्पीनेस होते हैं, जब हमारा कोई नियर बाई हम उसके व्यवहार से खुश नहीं होते, ठीक है बेटा। तो जब हम नहीं होते, हम दुखी की स्थिति में होते हैं, तो वहाँ उस स्थिति में हमें सही सही समझ की आवश्यकता होती है और उसकी सही सही फीलिंग को हमें समझने की जरूरत होती है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव बेस्ड ऑन द अजप्शन विदाउट नोइंग, यानी कि बिना जाने हमने मान लिया कि ये तो मेरे साथ गलत ही करना चाहता है, ठीक है, मान लिया हमने, यानी कि मान्यता। विदाउट नोइंग यानी कि बिना जाने, यानी कि सामने वाले की स्थिति को बिना जाने हमने मान लिया, परसेप्टिव बना लिया, अपने दिमाग में मान लिया कि ये तो हमेशा मुझे दुख ही देता है, ठीक है। ड्राइव थ्रू अवर थॉट्स एंड द एक्शन। कई बार इस वजह से भी हमारे अंदर क्या होता है, डिसहार्मनी की स्थिति पैदा हो जाती, ठीक है। कई बार हम दूसरे वाले को बिना जाने ये मान लेते हैं कि ये तो मुझे हमेशा ही परेशान करता है, हमेशा ही दुखी करता है, तो हम डिसहार्मनी चले जाते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ अगर मिस है, ठीक है, तो हम अनहार्मनी के स्टेट में। विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग अवर परसेप्टिव इज बेस्ड ऑन द अजप्शन, यानी कि बिना सही समझ के जो हम मान के बैठ जाते हैं, जो मान लेते हैं, यानी कि क्या है कि हमने किसी के बारे में एक विचार बना लिया, परसेप्टिव हो गए, परसेप्शन सेट कर लिया कि ये व्यक्ति तो हमेशा ही मुझे दुख देता है, बिना समझे, विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट फीलिंग विल लीड टू द डिसहार्मनी कंडीशन। हमें जो है वो डिसहार्मनी कंडीशन में
ले जाती है सामने वाले की फीलिंग्स को बिना जाने बिना समझे। ठीक, हैप्पीनेस कैसे आएगी? राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, सही सही समझ, और राइट फीलिंग यानी कि आई में और आई के ये दोनों पार्ट। अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एट ऑल लेवल, ट्रस्ट कुछ जरूरी शब्द हैं जिनका सही शाब्दिक अर्थ जानना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट यानी कि विश्वास, रेस्पेक्ट सम्मान, अफेक्शन यानी कि प्रिय, केयर यानी कि जो हमारी जो है प्रॉपर देखभाल की हम उम्मीद करते हैं, गाइडेंस यानी कि सही दिशा निर्देश, रिवरेंस ग्लोरी शौर्य, और लव प्यार। बस बहुत खुश हो गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ आयाम हैं जिनके बेस पे अगर हम उनकी सही सही समझ रखें तो हम एक हैप्पीनेस की एक कंटिन्यूटी की स्टेज में रह सकते हैं। सेंसेशन ऑफ द बॉडी कहाँ से होता है? साउंड, आवाज, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें छूने से प्रिय लगती हैं, जब हम किसी चीज़ की स्मेल लेते हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया लजीज खाना बना है, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, तो हार्मनी की तरफ ले जाती। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ हार्मनी फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर आई और हैप्पीनेस की मैं बात करूं, आपको रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है, लेकिन कितने रसगुल्ले आप खा के खुश हो पाएंगे? 8, 10, 15। एक स्थिति वो आएगी कि जब आप उनको नापसंद करने लगेंगे, जब वो ओवर ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओवर ईटिंग। आप कितनी भी कोई चीज आपको पसंद है, अगर आप उसकी ओवर ईटिंग करेंगे तो वो आपको अनहैप्पी लगने लगेगी। यू विल बी इन द अनहैप्पीनेस कंडीशन। ओवर स्लीपिंग, गुटखा, एल्कोहल, ड्रग एंड सुसाइड, दीज ऑल आर द सिंबल्स फॉर द अनहैप्पीनेस की वजह से ये कोज होते हैं। हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट दोनों में एक डिफरेंस है। हमें अचानक से कोई खुशी मिलती है, अरे तुम्हारे तो 90% नंबर आ गए, तो हम तुरंत खुश हो जाएंगे, 2-4 मिनट 10 मिनट में खुश हो रहेंगे, तो वो हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट है। हैप्पीनेस क्या है कि निरंतरता जो आपको सही समय तक, एक लंबे समय तक बनी रहती है, और वो कहाँ से आती है? अंडरस्टैंडिंग और सही समझ। ठीक है, थ्रू बॉडी और थ्रू सेंसेशन, यानी कि कई चीजें ऐसी हैं जो आपको कानों में सुनने में और टच करने में प्रिय लगती हैं, और कुछ चीजें क्या हैं जो आपको बॉडी के थ्रू आपको पता चलता है कि आप खुश हैं या नहीं हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन हैज को एग्जिस्टेंट यानी कि सह अस्तित्व, सह अस्तित्व। और एक अगर एक मानवीय शरीर की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, तो मेरे अंदर दो चीजें हैं, आई और बॉडी। जनरल भाषा में बात करूं तो आई हम लगभग लगभग कह सकता हूं कि मन की स्थिति जो होती है, और दूसरा मेरे पास में क्या होता है? शरीर। ठीक है, हम कहते हैं अंतरात्मा आई, और शारीरिक जो हमारी है वो क्या है बेटा? बॉडी। ठीक है, तो अगर दोनों में बात करूं, आई और बॉडी, ठीक है, तो आवश्यकताएं क्या हैं? अगर खुशी की बात करूं यानी कि सम्मान की बात करूं, ठीक है, सेल्फ को क्या रिक्वायर्ड है? सम्मान है, मानसिक तौर पे मैं सम्मान चाहता। कभी कभी चाहते हैं या लगातार चाहते हैं? तो ओब्वियसली बात है, ऐसा नहीं है कि आज सम्मान दिया कल को नहीं दिया, यानी कि निरंतरता चाहते हैं, यानी कि कंटिन्यूएशन चाहते हैं, निरंतरता चाहते हैं, कंटिन्यूएशन चाहते हैं, या ऐसा है कि चलो अभी सम्मान दे दो, अगली बार दुर्व्यवहार कर देना। ठीक है, तो आई की जो हमारी नीड है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्वालिटिव है, फीलिंग है, और सही समझ है, और राइट फीलिंग्स हैं। ठीक है, बॉडी की बात करूं तो बॉडी की जो चीजें हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फूड, हर समय खाना खाने की नीड है क्या? नहीं है, चलो सुबह को मिल गया, दोपहर को खा लेंगे, और फिर एक शाम को खा लेंगे, यानी कि टेम्परेरी है। आपको भूख लगी है, भूख लगने से खुशी मिल रही है, आपको खाना मिल गया, आप खुश हो गए। ठीक है, वो टेम्परेरी स्थिति है।
जबकि आई की अगर मैं बात करूं तो आई का जो पार्ट है वो कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि अभी खुश हो गए फिर ना खुश हो गए, ऐसा संभव नहीं है। कितना है क्वांटिटिव की अगर बात करूं, आई में जो आपको चीजें चाहिए वो क्वालिटिव हैं, ठीक है, जबकि बॉडी में जो हमें चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो क्वांटिटिव हैं, यानी कि खाना खाना है तो एक निश्चित मात्रा में ही आप खाना खा पाएंगे, ठीक है। द नीड ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग अलोन, ठीक है। शरीर की आवश्यकताएं केवल सही समझ से पूरी नहीं हो सकती कि भैया खाना मिल गया थोड़ा है बस मान लिया, नहीं हो सकता। भूख लगी है तो खाना चाहिएगा, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग एंड द राइट फीलिंग्स आर नॉट fulfilled to need of the body. The need of the self cannot be fulfilled by the physiochemical things, यानी कि वही बात है, आपको मैं दुत्कार रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ और आपको खाना दे रहा हूँ, वो भी अपने आप में पूरा नहीं है। यानी कि जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं वो किसी भी हार्मनी के लिए कंप्लीट नहीं है। ऐसे ही अगर आपको खाना प्रॉपर मिल रहा है और सम्मान नहीं मिल रहा है तो भी आप डिसहार्मनी की स्टेट में रहेंगे, और अगर केवल सम्मान मिल रहा है खाना नहीं मिल रहा तो वहाँ पे बॉडी की नीड तो पूरी होगी नहीं, तो उस स्थिति में भी आप सम्मान में नहीं रह पाएंगे। यानी कि कुल मिला के क्या है कि बोथ टाइप ऑफ द नीड्स हैव टू बी अंडरस्टैंड सेपरेटली, ठीक है। और दोनों के लिए हम लोग कितना एफर्ट और समय दे रहे हैं उस बात की सही सही का होना अति आवश्यक, ठीक है। रिलेटेड टू नीड्स द सेल्फ, यानी कि स्वयं में आई में खुश होने के लिए हमें क्या चाहिए या हार्मनी स्टेट में रहने के लिए क्या नीडेड है, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, रिलेशनशिप। अधिकतर जो डिसहार्मनी की स्टेटें हैं वो अगर आज के समाज की बात करूं तो वो अपने संबंधों के आगे, ठीक है। अब व्यक्ति उन्हीं की वजह से जो है दुखी है, अगर वो चीजें फुलफिल हैं तो ये क्या है, म्यूचुअल हैप्पीनेस है, यानी कि आप भी खुश और जिनके साथ आप रह रहे हैं, सह अस्तित्व में रह रहे हैं, यानी कि को एग्जिस्टेंस में रह रहे हैं, वो भी खुश है, ठीक है। बोथ नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर ह्यूमन बीइंग टू बी द फुलफिल्ड। बोथ नीड मतलब हमारी आई की एंड द बॉडी, ठीक है। केवल सम्मान देने से काम नहीं चलता है, फिजिकल फैसिलिटी की नीड है। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आपको कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, अगर मैं आपको सम्मान देता रहूं और कपड़ा ना दूं तो भी आप डिसहार्मनी की स्टेट में चले जाएंगे। और अगर मैं आपको कपड़े दे दूं और खाना ना दूं, यानी कि आपको मैंने सम्मान तो दिया, आई की नीड को मैंने पूरा किया लेकिन फिजिकल नीड को पूरा नहीं किया, तब भी जो है मैं डिसहार्मनी की स्टेट में चला जाऊंगा, ठीक है। जब ये सभी चीजें, दोनों चीजें पूरी होती हैं तो हम उसी को कहलाते हैं म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, उभय समृद्धि, ठीक है। वही बात है कि नीड हैप्पीनेस कंटिन्यूअस है, यानी कि हमेशा मैं खुश रहना चाहता हूँ, और क्वालिटिव है, ये एक फीलिंग का विषय है जो कहाँ से आएगा, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग के साथ में आएगा, ठीक है। डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो दूसरों के साथ हम चाहते हैं। इन टाइम मैं बता चुका हूं कि कंटिन्यूअस है, हम लगातार ही खुश रहना चाहते हैं। बॉडी की जो नीड है जैसे खाना है वो टेम्परेरी है, ठीक है। क्वांटिटी फिक्स है कि आप एक निश्चित मात्रा में ही खाना खा पाएंगे। ईटिंग, वॉकिंग ये एक्टिविटी है, टेम्परेरी है, और रिकॉग्नाइजेशन है, हम पहचान सकते हैं कि बॉडी को हमें इस समय किस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। वहीं आई की अगर मैं बात करूं तो पहले जानना होगा, फिर एज्यूम, रिकॉग्नाइज और फुलफिल, एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग कोएग्जिस्टेंस, नीड इन टाइम, वही से बात है कि जो है हमें क्या चाहिए, ठीक है। नीड ऑफ द सेल्फ क्या है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। नीड ऑफ कॉन्सियसनेस यानी कि चेतना, नीड ऑफ कॉन्सियसनेस यानी कि चेतना किसकी, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फील, ठीक है। फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन द सेल्फ, ठीक है। द नीड ऑफ कॉन्सियसनेस यानी कि चेतना या सजगता कह लूं, अगर आपको नया एक वर्ड लग रहा है तो सजगता या चेतना इज एक्टिविटी ऑफ कॉन्सियस,
ठीक है। नीड ऑफ द बॉडी क्या है, ये सब चीजें। नीड ऑफ द बॉडी क्या है, फिजिकल फैसिलिटी, मटेरियल इन नेचर। ठीक है, ठंड लगी आपको, कपड़ा चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए। नीड ऑफ द बॉडी इज कंप्लीट बेटा। ठीक है, भूख लगी, खाना मिल गया। ठीक है, नीड ऑफ द बॉडी इज कंप्लीट। तो क्या है, ये टेम्परेरी है। ठीक है, टेम्परेरी है। ठीक, द नीड ऑफ द मटेरियल इज फुलफिल्ड बाय द मटेरियल्स। ये किससे नहीं पूरा हो सकता, भूख लगी मैं आपको सम्मान दे रहा हूं, नहीं पूरा हो सकता। ठीक है, बॉडी की जो नीड है वो मटेरियल से ही पूरी होगी। तो फिजिकल फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रेटिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात है कि सही समझ की बात है। अगर मैं बात करूं तो आप और मेरे में से कितने लोग हैं जिन्हें अपनी आवश्यकताओं का, नीड का सही आकलन नहीं है। जैसे कि आपको भी नहीं पता आपके पास कितनी शर्ट है, मुझे भी नहीं पता। अगर वास्तविक तौर पर मैं बात करूं तो हमें 2 जोड़ी कपड़ों। ठीक है, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड, यानी कि जरूरत का सही आकलन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक उदाहरण के तौर पे बेटे, तो कार का जो निर्माण था वो किसके लिए हुआ था, कि वो ठंड, गर्मी और बरसात ऐसे मौसमों से बचा सके। व्यक्ति का क्या है, BMW लेना है, मर्सिडीज लेनी है। असल में देखा जाए तो उसके मुख्य मुद्दे से बाहर आ चुका है। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा, द फिजिकल फैसिलिटीज द नीड इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रेटिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन द बॉडी। तो ये सब कुल मिला के था आपका हैप्पीनेस और हैप्पीनेस। अभी हम शुरू करेंगे प्रॉस्पेरिटी, और मैं पहली यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे ये जो है आपकी यूनिट 1 पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए देखते हैं। तो बेटा ह्यूमन वैल्यू के यूनिट 1 के फाइनल कंक्लूडेड चैप्टर पे हम हैं, और अब आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अगर कुछ कंटेंट रह भी गया है तो वो कवर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यूनिट 1 के ऑल पॉसिबल 2 मार्क्स क्वेश्चंस और 7 मार्क्स क्वेश्चन, और इनके कंप्लीशन के साथ ही हमारी ह्यूमन वैल्यू की यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में क्या होगा कि 2 मार्क्स से अगर मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है कि डिफाइन द वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज का क्या मतलब है कि इंपॉर्टेंस। ठीक है, वैल्यूज क्या है, इंपॉर्टेंस या पार्टिसिपेशन। द वैल्यू ऑफ एनी यूनिट इन दिस एग्जिस्टेंस इज पार्टिसिपेंट्स इन द लार्जर ऑर्डर ऑफ विच इट इज ए पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल पेन इज दैट इट कैन राइट, ये एक नॉन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। या अगर बात करूं ह्यूमन वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लाइक आई सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ नेचर, सोसाइटी और फैमिली। ठीक है, तो वैल्यूज मुझे क्या हो गया, इट मीन्स इंपॉर्टेंस और पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा आता है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन वैल्यूज। द वैल्यूज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दिस ऑर्डर। यानी कि जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल आपके साथ में समझाया था, उसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि जब बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग मैं पार्टिसिपेट करता हूं इस पूरे वैल्यू सिस्टम के 4 ऑर्डर में, आई, फैमिली, सोसाइटी और नेचर। ठीक है, हैंस टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन वैल्यू वी नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन रियलिटी अलोंग विद ऑल दैट, यानी कि मेरा पार्टिसिपेशन फैमिली, सोसाइटी और प्रकृति के एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ह्यूमन बीइंग के एक लार्जर ऑर्डर में है। तो वैल्यूज का क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा इंपॉर्टेंस और पार्टिसिपेशन, और ह्यूमन वैल्यूज का सीधा सा मतलब है कि पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमंस इन लार्जर ऑर्डर इज नॉन एज टू बी अ ह्यूमन वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये दोनों ही क्वेश्चन वैसे तो बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज का ही क्वेश्चन आता है, बट वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज दोनों को आप सेपरेटली समझ सकते हैं, और दोनों ही क्वेश्चंस में ये आपकी जो थ्योरी या डेफिनेशन है ये आपको काम में आएगी। ठीक है, दोनों ही 2 मार्क्स में है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नाउ फाइनली आपके सब्जेक्ट का क्या नाम है, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन क्या है, करेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन है। ये आपके साथ में कंटेंट में भी डिस्कस कर चुका हूं
कि स्किल या वैल्यू, दोनों में हमें क्या करना है। तो आज की अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करूं बेटा तो स्किल बेस है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूज मिस हैं। तो करेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन दैट इंस्लिट्स बेसिक वैल्यूज एंड एथिक्स वैल्यू, ठीक है, that subject that enable us to understand what is valuable for a human happiness is called value education। ठीक है, इसी को मैं हमेशा एक एग्जांपल से आपके साथ समझाता रहता हूं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत हाईली इंटेलिजेंट लोगों को रिक्रूट करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि जब मैं अपने स्किल्स का इस्तेमाल ह्यूमन के वेलफेयर के लिए ना करके डिस्ट्रॉय के लिए करने लगता हूं, वहां पे वैल्यू एजुकेशन का लैक होता है। ठीक है, तो द सब्जेक्ट या वैल्यू एजुकेशन दैट अनेबल्स अस, यानी कि हमें योग्य बनाती है, व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं आगे की बात करूं, या पहला अगर मैं जिसको कह सकता हूं कि 100% आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 2 मार्क्स में भी मिलेगा और 7 में भी मिलेगा, कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है, सेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं को जानना। तो इट इज ए प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ, यानी कि स्वयं के जांच के आधार पर स्वयं की जांच करना ही वैल्यू एजुकेशन आपकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाता है। व्हाट इज राइट फॉर मी, मेरे लिए क्या सही है, सत्य है, हैज टू बी जजेड विद इन माई सेल्फ, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं मुझे स्वयं के आधार पे जांचनी है, ना कि किसी ने कह दिया है तो मुझे मान लिया है। ठीक है, साथ ही साथ इसी को मैं ये भी कहता हूं कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ व्हाट आई एम, यानी कि मैं क्या हूं, और व्हाट आई वांट टू बी, मैं क्या बनना चाहता हूं। इस पूरी प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है, या इस पूरे प्रोसेस की जो प्रक्रिया है, वही मेरी सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाती है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम लोग अपने वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं और अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं। वी कैन लिव इन हैप्पीनेस विद द डिफरेंट एंटिटी। डिफरेंट एंटिटी क्या है, फैमिली और फ्रेंड्स एक पार्ट है, और ये एयर, सॉइल एंड वाटर, यानी कि अगर मैं इसको पूरा एक सिंगल वर्ड में कंक्लूड करूं तो नेचर है। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई, किसके बेस पे, बाय जजिंग माई सेल्फ, किसी ने कह दिया मान लेने के बेस पे नहीं, खुद के जजेस के बेस पे, एंड वांट टू अंडरस्टैंड अवर रिलेशनशिप विद ऑल दीज, किसके बीच में, फैमिली के बीच में। फैमिली से अगला ऑर्डर क्या है मेरा, सोसाइटी, और सोसाइटी से अगला ऑर्डर मेरे पास क्या है, नेचर, यानी कि, और साथ में सेल्फ तो है ही है, यानी कि मैं हूं, यानी कि चारों आयामों में, इन ऑल द 4 orders I can live in happiness by exploring myself, स्वयं को एक्सप्लोर करके, by judging myself, स्वयं को जज करके, on basis of my thoughts। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, अगली तरफ चलते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस इज ए मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये भी एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस है, यानी कि इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज टू प्रोसेस अंडरस्टैंड अवर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि किसी भी रूप को प्राकृतिक रूप से स्वीकार करने के लिए सबसे पहले मुझे उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ, प्यूपिल एंड एनवायरमेंट इज नॉन एज टू बी अ नेचुरल एक्सेप्ट। क्या है, अनकंडीशनल, इफ एंड बट के साथ नहीं। ठीक है, इफ एंड बट के साथ नहीं। मैं कहता हूं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि आपने बहुत सुना होगा कि सूर्य पूरब में निकलता है। इसमें कोई कंडीशन है क्या, कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। ठीक है, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस इज ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, या मैकेनिज्म है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, एंड इट इज नेचुरली एक्सेप्टेड बाय माई सेल्फ विदाउट एनी कंडीशन। क्या है, विदाउट एनी कंडीशन इज नॉन एज टू बी अ नेचुरल एक्सेप्टेंस, जिसमें कोई इफ एंड बट ना हो कि अगर ऐसा है तो मैं मानूंगा और ऐसा है तो मैं नहीं मानूंगा, उस बिना कंडीशन के साथ में मुझे इसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है,
एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, यानी कि किसी चीज को प्रयोग करके, क्या करके, किसी चीज को प्रयोग करके। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन? 2 मार्क्स क्वेश्चन है। दैट इन्फ्यूज डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द लर्निंग एनवायरमेंट एंड कंटेंट। जब आप किसी सीखने की प्रक्रिया में स्वयं उसमें सम्मिलित होते हैं तो वो आपका एक्सपेरिमेंट वैलिडेशन कहलाता है। व्हेन वी ऑलरेडी बिलीव टू ट्रू ऑफ अस इज वैलिडेट बाय सम सिचुएशन। ठीक है, तो दिस इज द क्लियर फंडामेंटल कि आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस में किसी चीज को एक्सपेरिमेंट तौर पर स्वयं के आधार पर जांच कर उसको स्वीकार किया है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये 3 टर्म है जो मैंने आपके साथ में नहीं डिस्कस करी थी। क्या है? स्वतंत्र, स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। 2 मार्क्स में कई बार पूछा है AKTU ने कि व्हाट डू यू मीन बाय स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। ठीक है, स्वतंत्रता मीन्स इनिटेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ हार्मनी। When we understand what I really want to be, जब हम ये जान लेते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, that is known your स्वता, यानी कि स्वते को आपने जान लिया है, सेल्फ को आपने जान लिया है कि what I want to be। स्वतंत्रता मीन्स सेल्फ ऑर्गेनाइज। स्वतंत्रता का सीधा सीधा मतलब है, देखिए 2 तरीके से हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं बेटा, एक डर से और एक स्वयं के आधार पर। एक तो ये डर है कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे पुलिस पकड़ लेगी या मेरे माता पिता या उस तरह। दूसरा क्या है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है फिर भी मैं क्या हूं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हूं, मैं स्वयं के आधार पर डिसिप्लिन्ड हूं। तो वही स्वतंत्रता का मतलब है कि बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि स्वयं एक निश्चित आचरण में व्यवहार करना। बीइंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ, यानी कि स्वयं के साथ में एक हार्मनी स्टेट में रहना। When I identify my innatence, यानी कि जब मैं पहचान लेता हूं कि what I really want to be and establish a dialogue with it, it enables me to become the self-organized। ठीक है, जब हम जान लेते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूं और उस पूरी प्रक्रिया को हम अपनाने लगते हैं, एक डायलॉग को फॉर्मल के रूप में उस कार्य को करना शुरू कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें हार्मनी स्टेट में हो जाते हैं और यही आपकी स्वतंत्रता कहलाती है। तीसरी टर्म आती है आपकी स्वराज्य। स्वराज्य मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सटेंशन, लिविंग इन हार्मनी विद अदर्स, यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन स्वयं के आधार पर और स्वयं को प्रक्रिया को ठीक करते हुए जब हम अपने अदर जो 4 ऑर्डर हैं, कौन कौन से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फैमिली, सोसाइटी और नेचर, जब हम ठीक ठीक उस स्थिति में हार्मनी में रहने लगते हैं तब हम स्वराज्य की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस, सुख, आप जानते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए स्टेट और सिचुएशन दैट आई लिव इन, ए स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव, इफ देयर इज ए हार्मनी देन आई लाइक टू बी इन दैट स्टेट। ठीक है, ये एक स्टेट है जिसमें मैं रहता हूं और अगर इसी स्टेट में मैं पसंद करता हूं तो मैं रहना चाहता हूं। जब किसी अवस्था में आप रहना चाहते हैं तो वही स्टेट आपकी हार्मनी कंडीशन कहलाती है। ठीक है, द स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस, इट इज ए होलिस्टिक, यानी कि संपूर्ण एंड ऑल एनकम्पासिंग स्टेट ऑफ द माइंड दैट क्रिएट्स इनर हार्मनी, यानी कि जब हमारा मन किसी स्थिति में खुश रहने लगता है और हम उसी स्टेट में एक लंबे समय तक रहना चाहते हैं, वही स्टेट हमारी हैप्पीनेस कहलाती है। प्रॉस्पेरिटी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, अब मैं प्रॉस्पेरिटी को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। समृद्धि क्या है? आपको मान ले 10 रुपए की आवश्यकता है और आपके पास 100 रुपए हैं, तो वही प्रॉस्पेरिटी कहलाती है, यानी कि द फीलिंग ऑफ हैविंग, मेकिंग छोड़ दीजिए, अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी इज प्रॉस्पेरिटी, यानी कि आपकी शरीर की आवश्यकताओं से जब कोई चीज उससे ज्यादा आपके पास होती है तब हमें
समृद्धि की जो है फीलिंग आने लगती है, द फीलिंग दैट वी हैव मोर देन वी रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी मुझे आवश्यकता थी उससे ज्यादा मेरे पास जब होता है तब हम प्रॉस्पेरिटी उसको कहलाते हैं। फॉर प्रॉस्पेरिटी टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। उसका कारण क्या है कि आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, उन्हें अपनी जरूरतों का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कितना ही हो फिर भी कम लगता है। तो सबसे पहले है कि हम लोग अपनी जरूरतों को आइडेंटिफाई करें। टू नेसेसरी कंडीशन क्या है, कब आप अपने आप को समृद्ध मानने लगेंगे? देखिए, फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अवर नीड, कि मेरी आवश्यकता क्या है, मेरे शरीर की आवश्यकता क्या है। मुझे 4 जोड़ी कपड़ों की आवश्यकता है, ठीक है, मैंने पहचान लिया। एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, अगर मुझे 4 जोड़ी कपड़ों की आवश्यकता थी और मेरे पास में 5 जोड़ी आ गए तो मैं किस कंडीशन में चला गया? प्रॉस्पेरिटी में, है ना। एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी या प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटी, देन वी कैन गो फॉर द प्रॉस्पेरिटी। क्या चीज हुई? पहली बात क्या है कि आपको क्या पहचानना है? रिक्वायरमेंट, और फिर उसके बाद में उस चीज की अवेलेबिलिटी, ठीक है। और जब रिक्वायरमेंट से ज्यादा कोई भी चीज हमारे पास में होती है तो वही हमारी क्या कहलाती है? प्रॉस्पेरिटी कहलाती है। वी कैन बी द प्रॉस्पेरस, हम समृद्ध तभी हो सकते हैं इफ देयर इज ए लिमिट टू द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। इफ देयर इज नो नीड वट एवर सो वी हैव द फीलिंग्स इज प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट बी एश्योर्ड। अगर मुझे अपनी आवश्यकताएं ही नहीं पता है तो मेरे पास कितना ही हो मैं कभी भी अपने आप को समृद्ध महसूस नहीं कर सकता। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? वी मस्ट हैव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, ठीक है। राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी एट 4 लेवल्स, लिविंग फ्रॉम सेल्फ टू एग्जिस्टेंस, दिस रेफर्स टू द हायर ऑर्डर ह्यूमन स्किल, द नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज अवर इंटेलिजेंसी इज मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। सही समझ क्या है? कि जब मैं हार्मनी की स्थिति को समझ सकूं एट 4 लेवल, ठीक है। 4 लेवल पे कौन कौन से 4 लेवल? वही 4 लेवल हैं, आई, फैमिली, सोसाइटी और नेचर, ठीक है। लिविंग फ्रॉम सेल्फ टू एग्जिस्टेंस, दिस रेफर्स टू द हायर ऑर्डर इज नॉन एज टू टाइटन। फिजिकल फैसिलिटी, सुविधा इज physical need of the individual and indicates the necessity as well as the comfort of life. Suvidha implies that it is looking for physical comfort for sources to attend the more comfort. सुविधाएं क्या है? वही चीजें हैं जो हमें शारीरिक तौर पर या हमारी बॉडी को हमें कंफर्टेबली फील करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे सर्दी का मौसम हो रहा है, आप सबको लगता है मेरे पास जैकेट होनी चाहिए, तो एक सुविधा का पार्ट, ठीक है। अगली बात क्या आती है बेटा? अगली बात आती है एनिमल कॉन्शियसनेस, यानी कि जो हम एनिमल कहते हैं, लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी एंड नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप, वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, लिविंग इन एनिमल कॉन्शियस। देखिए, मूल रूप से मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर है? ठीक है, मनुष्य को भूख लगी, उसे खाना चाहिए, वो खाना खाने के बाद मस्त हो जाता। ह्यूमन की क्या नेचर है? वो खाना खाएगा, उसके बाद भी वो खुश नहीं हो, फिर उसे कुछ और चाहिए, ठीक है। तो अगर हम केवल और केवल फिजिकल फैसिलिटीज में जी रहे हैं और राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, क्या है कि हम फिजिकल फैसिलिटी को ही हमने प्रायर मान लिया है और हमें राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्या है पहला पॉइंट? तो कि फिजिकल नीड को हमने मान लिया और सही समझ नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम ह्यूमन नहीं है, हम एक पशु चेतना में जी रहे हैं, जिसको एनिमल कॉन्शियसनेस हमको इसी को कहते हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है? लिविंग विद ऑल थ्री, यानी कि सही समझ, सही समझ, संबंध और उसके साथ साथ बॉडी की नीड, यानी कि फिजिकल नीड, ये आपकी क्या कहलाती है? ह्यूमन कॉन्शियस, ठीक है।
अगर इसमें आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिलेशन नहीं है और केवल बॉडी की नीड के आधार पर आप अगर जी रहे हैं तो यही आपकी कहलाती है एनिमल कॉन्शियसनेस। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है? सबसे पहले स्टार्ट होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन विच इंक्लूड टू थिंग्स, वेरिफिकेशन एट द लेवल ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इन लिविंग। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो स्वयं के आधार पर स्टार्ट होता है, यानी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के आधार पर स्टार्ट होता है। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? क्या मुझे चीज़ें सहज रूप से स्वीकार्य हैं, नेचुरली एक्सेप्टेड हैं और वैलिडेशन के आधार पे, ये नहीं कि उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा था, यानी कि किसी मिथ से वो इफेक्टेड नहीं है, तो वही आपका क्या कहलाता है? प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो 2 मार्क्स के इस यूनिट से बनते हैं। ठीक है, ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे बेटा जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की। ठीक है, नाउ लेट अस मूव इन द लॉन्ग क्वेश्चन। कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये सब वही चीजें हैं जो मैं आपके साथ कंटेंट में डिस्कस कर चुका हूं। स्वता, स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। ठीक है, हाँ ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है। व्हाट डू द एब्रीविएशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा 100%, 7 मार्क्स। ये कुछ टर्म है, SSDD, सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। SVDD, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र। मैं लिख देता हूं, ये इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय SVDD, यानी कि सुविधा विहीन दुखी दरिद्र। SSDD, सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। और तीसरी टर्म अभी समझेंगे क्या है। तो टू अचीव अवर बेसिक एक्सप्रेशन वी नीड टू वर्क विद द राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही समझ के साथ कार्य करना चाहिए। दोज डू नॉट हैव द फिजिकल फैसिलिटी या वेल्थ एंड फील अनहैप्पी, यानी कि मेरे पास में क्या है, खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, तो वो क्या है बेटा? सुविधा विहीन या साधन विहीन दुखी दरिद्र। दोनों ही टर्म्स ठीक है, कैसे कह सकते हैं? साधन विहीन दुखी दरिद्र, यानी कि मेरे पास में आवश्यक वस्तुओं की डेफिशिएंटी, अनहैप्पी एंड ड्राइव्ड है। लेकिन जिनके पास में फिजिकल फैसिलिटी या वेल्थ है, उसके बाद भी वो लोग अनहैप्पी फील कर रहे हैं, तो उनको कह लेते हैं हम साधन संपन्न दुखी दरिद्र। देखिए दोनों ही बातें ठीक हैं, या तो आप साधन संपन्न कह लें या इसको आप ये भी कह सकते हैं सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि वो लोग जिनके पास में मटेरियल डेफिशिएंसी नहीं है, यानी कि दे हैव द फिजिकल फैसिलिटी बट अनहैप्पी, तो दैट पीपल्स आर नोन एज टू बी अ सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। और पहला क्या था कि सुविधा विहीन दुखी दरिद्र। हम इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं रहना चाहते, उसी के लिए एक तीसरी कैटेगरी है जिसको हमने बोला है क्या? SS, क्या बोला है? SSSS। ये क्या है आपकी? साधन संपन्न सुखी समृद्ध। और इसी को मैं कह सकता हूं कि सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध, यानी कि मटेरियल एडुकेट है, यानी कि सफिशिएंट है, हैप्पी है और प्रॉस्पेरिटी है। प्रेजेंटली वी लुक अराउंड, अगर मैं आज के समय में देखूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल अबव 2 कैटेगरीज में लाई करते हैं। किसमें? सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र में, सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र या सुविधा विहीन दुखी दरिद्र। एक वो तरह के लोग होंगे आपके पास जिनके पास आवश्यक तक वस्तुओं का ही अभाव है, उस वजह से वो दुखी दरिद्र, और दूसरे तरह के लोग भी हैं जो सुविधा संपन्न है लेकिन दुखी दरिद्र। ठीक है,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिले। ठीक है, अगले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलता हूं कि व्हाट इज द हैप्पीनेस। तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन द ह्यूमन रिलेशन इज समथिंग वी वांट, वी एस्पायर फॉर दैट वन। इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके। तो हैप्पीनेस में बी डिफाइंड एज ए बीइंग और हार्मनी और स्टेट, एक अवस्था है जिसमें दैट आई लिव इन, जिसमें मैं रहता हूं और उसी में मैं रहना चाहता हूं। हैप्पीनेस को मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। तो हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग और कैरेक्टराइज बाय द कंटामिनेंट। ठीक है, लव, प्यार, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, जॉय। हैप्पीनेस में बी डिस्क्राइब्ड एज consisting of positive emotions and positive activities. There may be three kinds of the functioning about that one: pleasure, engagement and meaning. In other words, freedom from want and distress, consciousness of good order of thing, assurance of one place in the universe or society, और inner peace यानी कि जो आंतरिक सुख, समृद्धि या शांति होती है, वो हम किसको कहलाते हैं? हैप्पीनेस कहलाते हैं। What is the meaning of prosperity? How can you say that you are prosperous? आप समृद्धि से क्या समझते हैं और आप कैसे कह सकते हैं कि आप समृद्ध हैं? समृद्धि की डेफिनेशन मैं आपको 2 मार्क्स में क्लियरली बता चुका हूं कि किसी भी जो आपकी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, आपकी आवश्यकताओं से ज़्यादा होना ही आपकी प्रॉस्पेरिटी कहलाती है। Almost all of us feel that wealth alone means prosperity and try to explain this phenomena on the non-existence or half fact. ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आज के समय में क्या कर रहे हैं, मैक्सिममली जो हमारा फोकस है वो किस पे है? जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनको एकत्रित करने पर। ऐसा ही हम अपने प्रियजनों को खुश करने के लिए भी, जन्मदिन है तो हम गिफ्ट ले गए, तो हमें सकता है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का एक्यूमुलेशन ही प्रॉस्पेरिटी है, जबकि आप कई बार उसके बाद भी फील नहीं कर पाते। तो इसके 2 आयाम हैं कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जब उससे ज़्यादा होगा तभी तो प्रॉस्पेरस फील कर पाएंगे, और फिर उसकी एंश्योरिटी कि वो उतनी आवश्यक चीज़ें मेरे पास में हो। ठीक है, what is the value education and why there is a need of value education? How does value education helps in fulfilling one aspiration? I have clearly explained you in my lecture number 1 of unit 1. ठीक है, फर्स्ट वीडियो को देखना है आपको कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, कि दैट अनेबल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन बेटा, एंड हाउ वी कैन अचीव इट, यानी कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ आवर थॉट्स है, बिहेवियर है और एक्शंस में हमें दिखाई देती। बेसिक गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन 2011-12 में पूछा था, सेम है। 4 ऑर्डर हैं इसके, मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं, यूनिवर्सल, रेशनल, नेचुरल एंड वेरीफाइड। ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑल द ह्यूमन बींग्स, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल यानी कि वो चीज़ें जो नेशनलाइज हैं, रिलीजियस हैं, फॉर ऑल द टाइम। रेशनल क्या है? इट हैज़ टू अपील टू ह्यूमन रीजनिंग, इट हैज़ टू बी अमेनेबल टू द रीजनिंग एंड नॉट बेस्ड ऑन द डॉगमेस और ब्लाइंड बिलीफ्स। यानी कि रेशनल यानी कि ये चीज़ें अपीलेबल होनी चाहिए मानव के तार्किकता के आधार पर, ना कि ये कि पुराने ज़माने में ये कहा गया था, कहावतों और उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। नेचुरली एंड वेरीफाई होनी चाहिए। बाई ऑल दिस 4 एक्म्प्लिस वी कैन डू या वी कैन अचीव द वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, what is the need of value education, या write a short note on the need of the value education in today's scenario. ठीक है, correct identification, desire और to live in the happiness we need a detailed value education, correct identification of our aspiration, what I want, what I am and what I want to be. ठीक है, that is the process of the value education. ठीक है, understanding universal human values to fulfill our aspirants. ठीक है, so values from the basis of all our thoughts, behavior and actions once we know what is valuable to us. यानी कि जब हम एक बार ये जान लेते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और वही चीज़ें हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में और एक्शंस में दिखने लगती हैं, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ए वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, सेकेंड वन इज द कॉम्प्लीमेंट्रीज ऑफ वैल्यूज एंड
स्किल्स, ये बात मैंने डिटेल में करी थी कि आपके लिए क्या है, वैल्यूज है या स्किल्स हैं, और दोनों में प्रायोरिटी क्या है। इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना होगा, यहाँ पे मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने आया था, ठीक है। तो यू कैन रीड ऑन दैट वन पार्ट। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यूएशन, सेम है कि टू अचीव द हैप्पीनेस। आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अगर कहें कि सर कोई एश्योर्ड क्वेश्चन दे दें तो मैं दे दूंगा 100% की व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। कई बार पूछा गया एनीथिंग दैट वी कम टू नो शुड बी प्रपोजल और फाइनल डिस्कशन, ये सब क्वेश्चन के फॉर्मेट हैं, अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें मुझे जानना है कि मेरे लिए क्या चीज़ें वैल्यूएबल हैं, और क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें मुझे जानना है कि व्हाट आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी, कि एक पूरी जर्नी है। बाकी जो भी आपसे कहा गया है ये एक प्रस्ताव है, प्रपोजल है, आपको इसको स्वयं के आधार पर जांचना है, यानी कि सेल्फ वैलिडेशन करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। वेरीफाई इट ऑन योर राइट ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग नेचुरली एक्सेप्टेड, क्या आपको ये सहज रूप से स्वीकार्य है बेटा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड व्हाट इज द नीड, ये सेम ही क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, ठीक है। नेचुरली एक्सपेक्टेड, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, ठीक है। इलस्ट्रेट द पर्पज ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि स्वयं इसका पर्पस क्या है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें मुझे स्वयं को जांचना है कि ये मेरे लिए क्या आवश्यक है, व्हाट इज द वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेट विद इन माई सेल्फ, व्हाट इज राइट फॉर मी, ट्रू फॉर मी एंड हैज टू बी जज्ड बाय विद इन माई सेल्फ, यानी कि मुझे स्वयं के आधार पे ही ये बात जांचनी है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग, यानी कि एक डायलॉग का प्रोसेस है कि आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। सेल्फ इवेल्युएशन थ्रू द सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपको स्वयं में इंप्रूवमेंट करने हैं, स्वयं के आधार पर जांच करके हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू वन दैट नोइंग द एंटायर एग्जिस्टेंस, यानी कि स्वयं को जानने के साथ साथ अंतिम प्रोसेस इसका क्या है कि मैं चारों ही ऑर्डर को ठीक ठीक जान पाऊं। इट इज द रिकॉग्नाइजेशन वंस रिलेशनशिप विद एवरी यूनिट इन द एग्जिस्टेंस, यानी कि स्वयं की इंपॉर्टेंस और वैल्यू परिवार में, समाज में और प्रकृति में, ठीक है। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ बीइंग इन हार्मनी इन वन सेल्फ, स्वयं भी खुश रह सकूं और जो मेरा एग्जिस्टिंग है यानी कि जो मेरा सराउंडिंग है वो लोग भी ठीक ठीक में रह पाऊं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और स्वराज्य मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, वही डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा या लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा। हाउ कैन वी वेरीफाई प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरल एक्सेप्टेंस इज इनिटेंस, इनवेरिएंट एंड यूनिवर्सल, ये तो सब वही अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस इंप्लाइज अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नेचुरल एक्सेप्टेंस वो चीजें हैं जिसमें ये नहीं है कि किसी शर्त के आधार पर नहीं है, अनकंडीशनल है, ठीक है, of the self, pupil and environment. It also refer the absence of any acceptation from the others, यानी कि दूसरों के साथ कोई उम्मीद इसमें नहीं रखनी होती है, स्वयं के आधार पर ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। और जो चीज़ें हमें स्वयं नेचुरली एक्सेप्टेड होती हैं वे समय के साथ नहीं बदलती हैं, यानी कि ये वो चीज़ें जो स्थायी हैं। सूरज पश्चिम में उगता है तो स्थायी है, ऐसा नहीं है कि आज आपने सुबह को मान लिया आप शाम को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस डज नॉट चेंज विद द टाइम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस, कि भाई मेरे शहर में तो हो रहा है सूरज, तेरे शहर में नहीं होगा, तो इट डज नॉट चेंज विद द प्लेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द बिलीफ्स और द पास्ट कंडीशन, यानी कि पुरानी कहावतों या मिथ्या के साथ जिस तरीके से हम जीवन जीते हैं उनसे ये इफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली है, समथिंग वी कैन रेफर टू नेचुरल एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज देयर वट एवर डू, नेचुरल एक्सेप्टेंस विद इन अस, इट इज टेलिंग व्हाट इज राइट, ठीक है। इट इज द सेम फॉर ऑल ऑफ अस इन द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, वही बात है कि आपको और मुझे सबको
स्वीकार्य है एंड इट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमननेस। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल द बेसिक ह्यूमन नेशन, ये वही बात है, इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी, ठीक है, रिपीट है ये क्वेश्चन आपका। व्हाट डू यू मीन बाय द एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यही क्वेश्चन आया कि डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड द एनिमल कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इस तरीके, ठीक है। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जनरली क्या है कि दे गिव ऑल द प्रायोरिटी टू द फिजिकल फैसिलिटी, खाना मिल गया बस पूरा हो गया, दैट टर्म इज रेफर्ड एज टू बी अ एनिमल कॉन्शियसनेस। और फिजिकल फैसिलिटी के साथ सही समझ, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी इज कॉल्ड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो यही आपको देखना है कि फ्रॉम द एनिमल फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी एज वेल एज कंप्लीट, उनके लिए उतना ही आवश्यक है और उतना ही जरूरी भी है, कंप्लीट है वो। लेकिन ह्यूमन के केस में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल फैसिलिटी इज नॉट कंप्लीट, मैं आपको खाना तो पूरा दे रहा हूं लेकिन आपका मन दुखी है तो वो कंप्लीट नहीं है। यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, राइट रिलेशनशिप along with the physical facility is complete, so that is known as the human consciousness. Critically example the prevailing notion of happiness in the society and their consciousness या prosperity, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आया है कई बार, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ठीक, तो व्हाट इज द आउटकम व्हेन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। तो हैप्पीनेस की है कि सिचुएशन है, स्थिति है, जब हम जिस स्टेट में रहना चाहते हैं और हमारा सेल्फ रहना चाहता है उसमें एक लंबे समय तक रहना चाहता है, कंटिन्यूअस रहना चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी खुश रहना चाहते हैं। तो ये 4 लेवल पर है, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, स्वयं के आधार पर, परिवार के आधार पर, सोसाइटी के और प्रकृति के आधार पर, ठीक है बेटा। तो ये था लगभग यहाँ पे ये आपकी ये पूरी यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं ये कवर कर लिए हैं। और देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर कोई और इस तरह का क्वेश्चन। बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस, उसी से है ये, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का रिपीट है ये। कई बार वो आपसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन पूछेगा और कई बार वो डायलॉग पूछेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। तो प्रॉस्पेरिटी क्या है कि वो एक फीलिंग है, जब मेरे पास किसी मेरी आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज है तो मुझे प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आती है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस द फील। वेल्थ इज ए फिजिकल थिंग, वेल्थ यानी कि वैसे पैसे को भी वेल्थ ही बोलते हैं। इट मीन्स हैविंग मनी और हैविंग लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी और बोथ, यानी कि पैसा और बहुत ज्यादा फिजिकल फैसिलिटीज दोनों जब किसी के साथ होती हैं तो वो वेल्थ कहलाती हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वी मे मोस्टली फेल टू मेक द डिस्टिंक्शन टुडे, we keep working for the wealth without realizing the basic desire। आज के समय में क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं विदाउट नोइंग कि हमारी एक्चुअल डिजायर क्या है या नीड क्या है। तो इसके लिए वही प्रोसेस रिपीट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी और एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज योर प्रेजेंट विजन ऑफ हैप्पी और प्रॉस्पर लाइफ। तो सुविधा खुद के आधार पर, परिवार, समाज और नेचर के आधार पर है, ठीक है। तो लगभग यही पार्ट था इसका फर्स्ट यूनिट का और यही क्वेश्चंस आपके रिपीट हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ नोट्स हैं, इफ यू वांट टू गेट दिस नोट्स कंप्लीट फर्स्ट यूनिट के आपके क्वेश्चंस एंड आंसर थे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज की पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके एक पूरे प्रोसेस के साथ में आपको ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले लेक्चर में मिलेंगे, पहले कंटेंट को डिस्कस करेंगे, यही हमारा प्रोसेस होने वाला है। और सिलेबस की चिंता नहीं करिएगा, 11 से 12 तारीख तक पूरी ह्यूमन वैल्यू को कवर कर दूंगा और 14 तारीख से आपको 1 शॉट मिलने लगेगा। तो डोंट वरी, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।